हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स शुरू किए थे। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर पर्सन की कैटेगरीज हमने देखी थी, और हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये देखा था कि अगर पर्सन जो भी इनकम अर्न कर रहा है, अगर वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो उसको इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमने देख लिया था, जिसमें हमने पर्सन की कैटेगरीज देखी थी और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है वो देखा था। आज की क्लास में हम सेकेंड स्टेटमेंट को कवर अप कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर बट इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो टर्म्स को पहले समझेंगे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो हम पहले प्रीवियस ईयर को समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है ये आपका सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं है, मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एग्जाम के लिए आपको एज पर सेक्शन 3 जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न करनी है। ये स्टेटमेंट आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। ठीक है, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में मिल जाएगी। अब प्रीवियस ईयर समझो क्या है? द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। जिस भी ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, ईयर मतलब हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो जिस भी एक साल में आपने एक साल पूरा इनकम अर्न करी उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी यहाँ पे आपके इनकम अर्न करने की बात हो रही है, आप अभी कमा रहे हो, तो पूरा एक साल जो भी आप कमाओगे आप ये बोलोगे कि वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम है। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारा असेसमेंट ईयर। अभी सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट्स है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन स्टेटमेंट्स नहीं है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगी। तो फर्स्ट अभी ये हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इजी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखा है। तो फर्स्ट हम क्या समझ रहे हैं? असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर। आई होप समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो। असेसमेंट ईयर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज में से एक एक करके स्टेटमेंट समझेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ईयर इन विच द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल आपने जो भी इनकम अर्न करी इज असेस्ड। जिस ईयर में पिछले साल की इनकम का असेसमेंट हो, आप आगे आने वाली ईयर में आप ये फाइंड आउट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि पिछले साल आपने क्या क्या अर्न किया था। तो असेसमेंट का या असेस्ट करने का मतलब क्या है? आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो, आप एक नोट बना रहे हो, आप एक एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो कि पिछले साल आपने क्या क्या अर्न किया, तो आप असेस कर रहे हो अपनी पिछले साल की इनकम को। तो जिस ईयर में हम पिछले साल की इनकम को असेस करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पिछले साल अर्न किया, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ईयर इन विच द टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल आपने जो भी टोटल इनकम अर्न करी उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगाया जाएगा, आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करी है, जब नेक्स्ट ईयर में उस पे टैक्स लगेगा तो जिस ईयर में टैक्स लगता है उसको आप असेसमेंट ईयर बोलते हो। तो अभी तक 2 स्टेटमेंट हुई। 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर क्या है? वो ईयर जिसमें आप पिछले साल की इनकम की कैलकुलेशन करते हो, वो ईयर जिसमें आप पिछले साल की इनकम पे टैक्स पे करते हो, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ईयर इन विच वन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ द प्रीवियस ईयर।
इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? जब आप गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करते हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में गवर्नमेंट को बताते हो कि आपकी पिछले साल की इनकम, ये पूरी इनकम है, ये पिछले साल आपने पूरा अर्निंग्स की है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। कि आप गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इन पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, कि उन्होंने जो भी फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने का, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप अपनी इनकम को शो कर रहे हो, अपनी इनकम का के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या है? वो ईयर जिसमें आप अपनी पिछले साल की इनकम का कैलकुलेशन करते हो, उस पे टैक्स पे करते हो और गवर्नमेंट को प्रूफ देते हो, गवर्नमेंट को बताते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मतलब सिंपल, जिस ईयर में आप अर्न कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर है। जिस ईयर में आप ये 3 काम कर रहे हो, 3 में से कोई भी काम कर रहे हो, कैलकुलेशन हो रहा है, टैक्स पे कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर नाम से पता चल रहा है, प्रीवियस यानी पिछला साल। तो प्रीवियस ईयर होता है एक पिछला साल, और हमेशा उसके आगे वाला साल जो है, जो सक्सीडिंग ईयर है, वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर होगा, असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग ईयर आगे आने वाला साल होगा, इमीडिएटली अगला साल। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर पिछला साल है, असेसमेंट ईयर आगे आने वाला इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? अब देखो, फाइनेंशियल ईयर, द ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो कोई भी ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 31 मार्च पे एंड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वो फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर आपका दोनों हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि द ईयर विच, जिसमें मैंने इनकम अर्न करी है, ठीक है, जैसे इसमें हम कंसिडर करते हैं कि मैं ये बोल रही हूं कि 2019 टू 2020, अब इस ईयर में मैंने डेट्स ऐड कर दी, यानी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इस ईयर में मैंने जो इनकम अर्न करी है, यानी इस ईयर में मैं इनकम अर्न करने की बात कर रही हूं, इस ईयर में मैं अर्निंग्स की बात कर रही हूं, तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर, यहां पे मैं बोल रही हूं कि इस ईयर में जो मैंने इनकम अर्न करी, इसके जो नेक्स्ट ईयर है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये वाला जो ईयर है, इसमें आप इस अर्नड इनकम पे का असेसमेंट करोगे, या कोई टैक्स अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो यहां पे आप पे कर दोगे, और अपने इस ईयर की इनकम का जो रिटर्न फाइल करना है, गवर्नमेंट को जो प्रूफ्स देने हैं, वो इस ईयर में जाके दोगे, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर जो है। ठीक है, तो ये ईयर हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर तो जस्ट आपका वो ईयर है जो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है, यानी 2019, 20, 21 ईयर नहीं लिखा है, सिर्फ आपका डेट और मंथ लिखा है। तो जो आपका ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो और 31 मार्च पे एंड हो जाए, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जब मैं इसके साथ ये ईयर्स लगा दूं और मैं ये बोलूं कि इस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो जहां पे इनकम अर्निंग की बात आएगी वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर। जहां पे एक पिछले साल की इनकम अर्न पे टैक्स पेमेंट, असेसमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बात आ जाएगी, तो वो होगा आपका असेसमेंट ईयर।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। मेन इन दोनों को समझना जरूरी है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न करी, ठीक है। असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जब आप पिछले साल जो आपने इनकम अर्न करी थी उस पे आप टैक्स पे करोगे, उस इनकम पे आप रिटर्न फाइल करोगे, या उस इनकम का आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना टैक्स बन रहा है या फिर कितना टैक्स आपको पे करना है, ठीक है। असेसमेंट अगर आप करोगे तो वो आपका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका दोनों हो सकता है, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। अगर इनकम अर्न करने की बात कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल ईयर जो है ये फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और अगर टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइल की बात कर रहे हो तो ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है। यहाँ पे तो हमने सिंपल वर्ड यूज किया है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब हम इसके आगे एक और टर्म लगा देते हैं रेलेवेंट। तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ईयर मेंशन किया है। अब इसमें से कोई भी ईयर मेरा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं बोल रही हूं कि 16-17 में मैंने जो इनकम अर्न करी है, तो इनकम अर्निंग 16-17 में मैं इनकम अर्न करने की बात कर रही हूं, इसका मतलब उस हिसाब से मेरा ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब इस प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगर टैक्स लगना है तो वो यहां पे लगेगा 17-18 में, तो ये वाला हो गया मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसको हम, अगर मैं 16-17 में इनकम अर्न करने की बात कर रही हूं, इनकम अर्निंग, तो ये होगा मेरा प्रीवियस ईयर। और इस प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर है ये हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर। यहां पे आप इस इनकम पे टैक्स पे करोगे। अगर मैं इनकम अर्निंग की बात कर रही हूँ 19-20 में, मैं ये कह रही हूँ 19-20 में जो मैंने इनकम अर्न करी, तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर है। और इससे जो इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है, जहां पे मैं इस ईयर में जो इनकम अर्न करी उस पर टैक्स पे करूंगी, तो ये हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये सारे फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये सारे ही फाइनेंशियल ईयर्स हैं जो कि 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 31 मार्च पे खत्म होंगे। ये 16-17 अगर लिखा है तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। तो ये सारे फाइनेंशियल ईयर्स हैं जो कि 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 31 मार्च पे खत्म होंगे। लेकिन हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी ईयर आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा, कोई भी ईयर आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। अब इसी को मैं कंटिन्यू करूं, अगर मैं इनकम अर्निंग की बात कर रही हूँ 16-17 में, तो ये प्रीवियस ईयर हुआ, ये असेसमेंट ईयर हुआ। अगर मैं इनकम अर्निंग की बात कर रही हूँ 17-18 में, कि 17-18 में 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 तक मैंने जो इनकम अर्न करी, इसका मतलब अब मेरा ये बन गया प्रीवियस ईयर। तो इस ईयर में जो इनकम अर्न करी उस पे टैक्स लगेगा यहाँ पे 18-19 में, तो ये बन गया असेसमेंट ईयर। तो आप देख रहे हो कोई भी ईयर साथ में प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर किसके लिए होगा? इस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर किस ईयर के लिए होगा? इस ईयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही आगे कि अगर 18-19 में इनकम अर्निंग की बात कर रही हूं तो ये प्रीवियस ईयर हो गया और इससे नेक्स्ट वाला असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। अब हम जो कह रहे हैं कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, तो ये जो हमने देखा कि किस ईयर में मैं इनकम अर्निंग की बात कर रही हूं तो इसका असेसमेंट ईयर ये, तो जिस ईयर में मैं इनकम अर्निंग की बात करूंगी वो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इस ईयर में, अभी हम करेंटली हैं 2020 में, ठीक है,
आपका ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 31 मार्च 2020 तो जा चुका है, इसका मतलब है हम असेसमेंट ईयर में हैं, यानी पिछले साल 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक मैंने जो भी इनकम अर्न करी है उसमें 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 2021 इस ईयर में मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है, या उस इनकम का रिटर्न फाइल करना है। तो हमारे लिए अभी हम इस ईयर की इनकम की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला ईयर जो है 1920, ये वाला जो ईयर है ये मेरे लिए अभी के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है और ये मेरे लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है। इसके बाकी पीछे सारे भी प्रीवियस ईयर भी हैं, असेसमेंट ईयर है भी है, लेकिन ये वाले जो है अभी मैं इनकी बात कर रही हूं, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है। तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्सेशन में अभी हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। तो कैलकुलेशन सारी इस ईयर की इनकम की होगी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है कि फाइंड आउट द टोटल इनकम इन असेसमेंट ईयर 2021। तो 2021 की कैलकुलेशन नहीं करने बैठनी, आपको ये देखना है 2021 में कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कौन सी इनकम की कैलकुलेशन, जो आपने 1920 में अर्न की थी, ठीक है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आई थिंक समझ में आ गया। तो इस जिस भी ईयर की आप इनकम की बात करोगे वो आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 16-17 में इनकम अर्न करी तो आप इसकी बात कर रहे हो, तो ये आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है और ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है। करेंटली हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड दिस वन इज योर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब इसके आगे एक टर्म और देख लेते हैं। अभी हमने देखा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सिंपल प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो जब हम ईयर की बात कर रहे हैं तो ईयर का मतलब तो 12 महीने हो गया, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है न्यूली सेटअप बिजनेस का, फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन मे बी लेस देन अ ईयर, ठीक है। तो वो 1 साल से कम का भी हो सकता है। सपोज आपका बिजनेस जो है वो आपका सितंबर में शुरू हुआ है, सितंबर में सेटअप हुआ है, तो पिछला जब आपने कुछ आपका बिजनेस था ही नहीं, कुछ अर्निंग नहीं हुई, तो उसका तो आप कैसे इनकम फाइंड आउट करोगे। तो हमेशा जो न्यूली सेटअप बिजनेस है उनके लिए फर्स्ट ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर की। तो जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो 1 साल या उससे कम का भी हो सकता है। अगर 1 अप्रैल को शुरू सेटअप हुआ है बिजनेस तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तब तो पूरे 12 इयर्स का हो जाएगा, मे भी लिखा है, ठीक है। तो हो भी सकता है 1 साल का, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर बीच में कभी सेटअप हुआ है तो फिर वो 1 साल से कम का भी हो सकता है। और उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर शुरू कहाँ से होगा, जब आपका पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप, जब आपका बिजनेस सेटअप हुआ उस डेट से लेके 31 मार्च तक उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर कंसिडर होगा। फर्स्ट के बाद जो है सेकंड से, सेकंड प्रीवियस ईयर, उसके बाद से सेकंड ऑनवर्ड्स आपका सारा जो है वो 12 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर की बात हो रही है न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए, वो 1 साल से कम का हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाले सारे जो हैं वो आपके पूरे 12 मंथ्स या फिर 1 साल के होंगे। तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ा आज, तो ये अब समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर आपको पता चल गया, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी है उस पे जो टैक्स लगता है। तो यही स्टेटमेंट में लिखा है, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न करी है उस पे इनकम टैक्स लगेगा। कब? आपके असेसमेंट ईयर में, बट इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब पता चल गया। तो इसी से रिलेटेड जो हमने लास्ट क्लास में ये स्लैब रेट्स करे थे, तो यहाँ पे आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि वो आप जब प्रीवियस ईयर का मीनिंग करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि एज, इंडिविजुअल की एज 60 ईयर्स से कम हो, या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी देखी थी, या सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी थी,
तो यहाँ पे जो हम एज की बात करते हैं, ये हम प्रीवियस ईयर की एज की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल की एज क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम स्लैब रेट्स लगाएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेजिडेंशियल स्टेटस हम कितना नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे था आपका प्रीवियस ईयर में इंडिया में, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में उसकी एज एंड प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उस बेसिस पे इनकम पे टैक्स आपका स्लैब रेट कंसिडर होगा और उसी बेसिस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम आगे की क्लासेस में करेंगे, अभी तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्लैब रेट और फ्लैट रेट। तो ये स्लैब रेट्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, फ्लैट रेट भी देखा था। तो अगर आप लास्ट क्लास की वीडियो देखोगे तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि या तो आप जब टैक्स चार्ज करते हो तो या तो आप स्लैब रेट लगाते हो या फिर फ्लैट रेट लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे भी पर्सन की बात हो रही है तो पर्सन मतलब जो वो सारी कैटेगरीज जो हमने पढ़ी थी। तो टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। इसका मतलब जब आप टोटल इनकम फाइंड आउट कर रहे हो पर्सन की टैक्स लगाने के लिए कि प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम कितनी बनी, ठीक है, उस पे आपको टैक्स लगाना है। तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं टैक्सेशन लगता है। टैक्सेस सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं लगेगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हम आगे की क्लासेस में डिटेल में करेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझने के लिए इतना समझो कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कितने टाइम तक कोई पर्सन इंडिया में रहा, कितने नंबर ऑफ डेज कितना आपने स्टे किया है इंडिया में, उसके बेसिस पे जज होता है कि आप रेजिडेंट हो इंडिया के या फिर नहीं हो। यहाँ पे हम सिटीजनशिप की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये स्टेटमेंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लेंगे। तो ये हम आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी पे होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, तो वो जरूर आप देखना, ठीक है। तो हमने जो भी स्टेटमेंट्स थे हमारे, हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी, फिर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, मैक्सिमम एग्जिम्पशन लिमिट क्या होती है, इसमें हमने स्लैब रेट्स देखे, फ्लैट रेट देखा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हो गया हमारा, ठीक। तो आगे की क्लास में थोड़े से और कुछ कंसेप्ट बचे हैं, असेसी कौन होता है वो सब, तो वो हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास में हम कवर अप करेंगे। तो फिर आपके सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।